पूरे हत्याकांड में आरोपी फरार हैं। 4 आरोपियों के फरार होने की जानकारी है। मृतक दुर्गेश यादव हिस्ट्री शीटर था जिसकी हत्या की गई थी। प्रॉपर्टी डीलर के तौर पर काम कर रहा था। प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के मामले का खुलासा पुलिस ने मनीष यादव को गिरफ्तार किया है। फिरोजाबाद का रहने वाला आरोपी मनीष यादव अब पुलिस के शिकंजे में है। हत्या के आरोपी महिला पलक ठाकुर समेत 4 लोग अभी भी गिरफ्तार है पूरे मामले को लेकर के। और मृतक दुर्गेश यादव गोरखपुर का हिस्ट्री शीटर था जिसकी हत्या हो गई थी। इसी मामले को लेकर के पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। हत्या का आरोपी मनीष यादव अब पुलिस की गिरफ्त में है। फिरोजाबाद का रहने वाला आरोपी मनीष यादव जिसकी गिरफ्तारी पुलिस की ओर से की गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जाति के आधार पर लोगों को बांटने की साजिश का खुलासा किया गया है। सरकार के खिलाफ जाति आधारित सर्वे का खुलासा हुआ है। यूपी में जातिगत सर्वे का एक ऑडियो वायरल हुआ है। फोन कर लोगों से राय मांगी जा रही है। लोगों के नाम गोपनीय रखने की बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश में जातिगत सर्वे का एक ऑडियो वायरल हुआ है। इसी को लेकर के सियासत गर्मा गई है। हजरतगंज थाने में आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। लोगों के नाम गोपनीय रखने की बात कही जा रही है। तो आखिरकार किस तरह से एक वायरल ऑडियो हो रहा है वो आप सुनिए। नमस्कार, हम उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजनीति पर एक सर्वे कर रहे हैं। सर्वे में दिया गया आपका जवाब गोपनीय रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश कई लोग अब कहने लगे हैं कि जैसे अखिलेश यादव ने केवल यादव समाज के लिए काम किया, मायावती ने केवल जाटव समाज के लिए काम किया, वैसे ही योगी जी केवल और केवल ठाकुर समाज के लिए काम कर रहे हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अगर आप सहमत हैं तो 1 दबाएं। अगर आप सहमत नहीं हैं तो 2 दबाएं। आपने सुना और इसी को लेकर के लगातार आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला भी अब तेज हो गया है। आगे बढ़ेंगे। अयोध्या में राम मंदिर का नक्शा पास हो गया है। वहीं 2,74,110 वर्ग मीटर ओपन एरिया का नक्शा पास किया गया। 13,000 वर्ग मीटर कवर्ड एरिया का भी नक्शा पास किया गया है। 13,000 वर्ग मीटर कवर्ड एरिया में राम मंदिर बनेगा और इसी को लेकर के लगातार तमाम कवायद चल रही है। प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में राम मंदिर का नक्शा पास किया गया। सर्वसम्मति से राम मंदिर का नक्शा पास करने की जानकारी है। ट्रस्ट को डेवलपमेंट शुल्क 2,33,184 रुपये जमा करवाने होंगे। लेबर सेस के तौर पर 15,363 रुपये जमा करवाने होंगे। डेवलपमेंट शुल्क जमा होने के बाद निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। तो ये जो पूरा का पूरा इलाका है 2,74,110 वर्ग मीटर का इलाका है। 13,000 वर्ग मीटर इसमें कवर्ड एरिया का भी नक्शा पास किया गया है। तो सर्वसम्मति से राम मंदिर का नक्शा पास किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। राम मंदिर का नक्शा पास होने के बाद अयोध्या के डीएम से इंडिया न्यूज के हमारे संवाददाता अबुल बशर ने खास बातचीत की, वो आप देखिए। हमारे साथ फैज़ाबाद के डीएम अनुज झा जी हैं जो राम मंदिर के ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं। बात करेंगे, आज नक्शा पास होना था, बोर्ड की बैठक हुई, बैठक में क्या हुआ था? बैठक में नक्शे पे पूरा डिस्कशन हुआ और पूरा लेआउट जो पूरे कैंपस का है उस पर डिस्कशन हुआ। जो मंदिर का जो नक्शा है उसके कवर एरिया पे डिस्कशन हुआ और सारी चीज़ों पे डिस्कशन करके बोर्ड ने उसको स्वीकृति दी है, नक्शा पास किया। लेआउट कितना है और जो कवर्ड एरिया है जिस पे मंदिर का निर्माण होना है वो कितना है लगभग? जो लेआउट जो है वो पूरा ही 67 एकड़ का उन्होंने दिया हुआ है, तकरीबन 3.25 लाख स्क्वायर मीटर का है और 12,879 मीटर का जो है वो कवर्ड एरिया है। तो जो मानक है इसमें फ्लोर एरिया रेशियो का जो मानक है उसके मुकाबले काफ़ी कम उन्होंने अभी प्रपोज़ किया है। ओनली अभी उन्होंने बस मंदिर का प्रपोज़ किया है तो उसको पास किया गया है। तो ये दोनों चीज़ें पास हो गई हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे तमाम तरीके की एनओसी होती है तमाम विभागों की, नागरिक उड्डयन, सिंचाई विभाग और अग्निशमन विभाग तमाम, तो क्या ये एनओसी भी प्राप्त हो गई है, सारी चीज़ें हो गई है मुकम्मल? जी जी, वो एनओसी पहले ही प्राप्त करके और तभी बोर्ड की बैठक बुलाई गई थी। एक आखिरी सवाल कि इसके लिए कितना शुल्क जमा करना होगा, क्या कुछ कैलकुलेशन हो चुका है? हाँ, शुल्क का कैलकुलेशन हो गया है। एक दो कुछ किन्हीं ने उसमें एक दो सवाल पूछा था तो उसको
क्रॉस चेक करके अभी आज ही शुल्क का कैलकुलेशन करके और तीर्थक्षेत्र को दे दिया जाएगा और अकॉर्डिंगली फिर वो जमा करा करके और तब उनको नक्शा जारी किया जाएगा। फिर भी कुछ अप्रॉक्स कितना बता लगभग? देंगे, वो जो भी आएगा फाइनल, वो फाइनल फिगर बता देंगे। ठीक है, कुल मिलाकर राम मंदिर का नक्शा पास हो चुका है, शुल्क का कैलकुलेशन जारी है, अधिकारियों की बैठक अभी भी चल रही है और तमाम जो विभाग की एनओसी थी वो प्राप्त हो चुकी है। कुल मिलाकर बैठक के बाद राम मंदिर का नक्शा पास हो गया है। सबसे बड़ी खबर यही है। अब देखने वाली बात ये होती है कि कितना कैलकुलेशन करने के बाद कितना शुल्क जमा करना होगा, इस पर भी निर्णय ले लिया जाएगा। अबुल बशर खान। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी, जहां पर निष्क्रांत संपत्ति पर कानून लाएगी यूपी सरकार। कानूनी मसौदा तैयार होने पर कैबिनेट से इसकी मंजूरी ली जाएगी। लखनऊ समेत बड़े शहरों में इस तरह की संपत्तियों पर कब्जा किया हुआ है। दरअसल ये वो संपत्ति होती है जिसका कोई मालिक नहीं होता। इस तरह की संपत्तियों को लेकर के कानूनी मसौदा तैयार किया जा रहा है। लखनऊ समेत बड़े शहरों में इस तरह की कई संपत्तियां हैं जिनका कोई मालिक नहीं है। इन्हें लेकर के कानून लाने जा रही है उत्तर प्रदेश की सरकार। ये बड़ी खबर इस वक्त की। यूपी सरकार निष्क्रांत संपत्तियों से अवैध कब्जे हटाएगी, कानून लेकर के आएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रतापगढ़ से खबर है जहां पर प्रमोद तिवारी के निशाने पर केंद्र सरकार है। आपको बता दें कि लगभग 24% घाटा। प्रमोद तिवारी ने कहा कि जीडीपी में हुआ 40 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि सबसे बड़ी मंदी की गिरफ्त में इस वक्त देश है। आजादी के बाद से ऐसा पहली बार हुआ है। एक एक करके संस्थान बेचे जा रहे हैं। 90% असंगठित क्षेत्र तबाह हो रहे हैं। ये प्रमोद तिवारी का कहना है। भारी बने आज मेरा, बहुत दुखी मन से आपसे हाथ जोड़कर कह रहा हूं, यह खबर कि 23.9% यानी 24% जीडीपी में घाटा हुआ है, ऋणात्मक है अप्रैल जून में 2021 में। ये एक ऐसा संदेश है जो बताता है देश के आने वाले दिन कैसे होंगे। 46 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी हमारे सामने है। 40 साल की सबसे बड़ी मंदी की गिरफ्त में हम आ चुके। एक एक करके वो संस्थान जो बनाए थे देश ने बेचे जा रहे हैं। पेट्रोलियम जैसा संस्थान। उधर हरदोई में 24 घंटे में 5वीं हत्या की वारदात हुई है। कोतवाली देहात इलाके में 5 दिन से लापता एक युवक का शव खेत में पड़ा मिला। एक दिन पहले ट्रिपल मर्डर का मामला सामने आया था। एसपी फॉरेंसिक टीम और कोतवाली देहात पुलिस मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मामले में पड़ताल की और शव को कब्जे में लिया है। मृतक के पुत्र ने 30 अगस्त को कोतवाली देहात में गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। फिलहाल परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। एएसपी का कहना है कि प्रकरण में सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। तो वहीं हरदोई में हमारे इंडिया न्यूज के संवाददाता ने जायजा लिया, आप भी देखिए। हरदोई के 24 घंटों में लगातार 5वीं हत्या से हरदोई में दहशत का माहौल है। हरदोई दहल चुका है। आपको बता दें कि कल के ट्रिपल मर्डर के बाद शाम को एक पति ने अपनी पत्नी का गला रेता और फरार हो गया। और आज सुबह मक्के के खेत में एक लाश मिली है। राम सुखपाल नाम के व्यक्ति की, जो पोखरपुरवा कोतवाली देहात का रहने वाला है। अपनी फसलों को बचाने के लिए वो खेत से घर से बाहर निकला था, लेकिन उसके परिजनों ने उसको गुमशुदगी दर्ज कराई। लेकिन आज सुबह जब परिजनों को ये पता चला कि लाश में बदबू आ रही है कहीं, तो उन लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंची और उसके शव को बरामद किया। सड़ी गली लाश मिली है और एडिशनल एसपी का कहना है कि हो सकता है कि ये मर्डर रंजिशन हुआ हो। हालांकि पुलिस इस पूरी घटना को खोलेगी जरूर, लेकिन भय और आतंक का माहौल जिस तरीके से इस योगी सरकार में है और 24 घंटे के अंदर 5 हत्याएं हो जाना अपने आप में एक बड़ी
दुखद बात है और इसको पुलिस कब तक सॉल्व करेगी या आने वाला समय बताएगा। उधर प्रतापगढ़ में खाद की कालाबाजारी की जानकारी सामने आ रही है। व्यापारी जीएसटी को चूना लगा रहे हैं, बिल और कैश मेमो नहीं दे रहे व्यापारी, मनमाने दाम में खाद बेची जा रही है। किसान लगातार परेशान है। 350 रुपए से लेकर के 450 रुपए तक में खाद की बिक्री की जा रही है। एक तरफ कोरोना की वजह से किसान पहले ही तबाह है, दूसरी तरफ इस तरह के व्यापारी। सदर तहसील के कटरा गुलाब सिंह बाजार का ये मामला, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सरेआम सरकार के दांव के धज्जियां उड़ाते व्यापारी। खाद के कालाबाजारी की तस्वीरें आप देखिए। पक्का बिल दीजिए। उधर गाजियाबाद में कूड़े वालों के लिए नगर निगम ने एक कदम उठाया है। कूड़ा बीनने वालों के लिए एक योजना नगर निगम की ओर से तैयार की जाएगी। योजना के तहत कूड़ा बीनने वालों का पंजीकरण किया जाएगा, सीधा नगर निगम को कूड़ा दिया जाएगा। कूड़े के बदले नगर निगम अब भुगतान भी करेगा, क्योंकि लगातार कई ऐसे लोग हैं जो कूड़ा बीनने में काम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद ना उनका कहीं पंजीकरण होता है, ना ही उनकी पहचान। उधर नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर का इस योजना को लेकर क्या कुछ कहना है, वो आप सुनिए। सबसे पहले तो हम इनको सेग्रीगेटर्स के रूप में वार्ड वाइज हम लोग डेवलप करेंगे। उसके बाद में इनका जो कूड़ा सेग्रीगेटेड कूड़ा है वो हम लोग लेंगे, और प्लास्टिक के हम लोग रिसाइकलर्स से हम बात कर रहे हैं, तो उससे बहुत सारे आइटम्स हम बना सकते हैं, जैसे कि ट्री गार्ड हैं, आपके गमला है, टाइल्स हैं, बेंचेज हैं पार्क में, जो कि रिसाइकल्ड प्लास्टिक से बनते हैं। तो वो हमारे लिए प्रोडक्ट होंगे। तो वो प्रोडक्ट हम अपने पार्कों में, अपने शहर में हम जगह जगह पे इंस्टॉल करेंगे। तो ये आइडिया प्लास्टिक को लेके है, ताकि प्लास्टिक मैनेजमेंट भी हम लोग मेंटेन कर पाएँ। जहाँ तक बाकी चीज़ें हैं, चाहे गत्ता है, चाहे बोतल है, तो जो कहाँ पे रिसाइकलर्स के पास में जाता है तो वो नगर निगम के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हुए इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा दें। बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी अमरोहा से, जहां पर सेक्स रैकेट में जेल भेजने पर पुलिस फंस गई है। हाईवे रिजॉर्ट में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ था। तत्कालीन सीओ मोहनलाल समेत पूरी टीम पर मुकदमा दर्ज किया गया। हाईवे रिजॉर्ट की छापेमारी में प्रेमी युगल पकड़े गए थे। प्रेमी जोड़ों पर की गई थी देह व्यापार की कार्रवाई। इसी को लेकर के पुलिस सवालों के घेरे में है। होटल स्वामी समेत कई और लोगों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया था। होटल स्वामी ने हाईकोर्ट में अपील की थी और हाईकोर्ट के दखल के बाद 10 पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। थाना गजरौला में मुकदमा दर्ज हुआ है। बड़ी खबर है इस वक्त की, अहम और बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। तत्कालीन सीओ मोहनलाल समेत पूरी टीम पर एक मुकदमा दर्ज किया गया है। हाईवे रिजॉर्ट की छापेमारी में प्रेमी युगल पकड़े गए थे। इन प्रेमी युगल को देह व्यापार के तौर पर पेश किया गया। प्रेमी जोड़ों पर देह व्यापार की कार्रवाई की गई। पीटा एक्ट की कार्रवाई के बाद अब इस बात को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। सेक्स रैकेट में जेल भेजने पर पुलिस फंसती हुई नजर आ रही है। तो पुलिस की ओर से हाईवे रिजॉर्ट पर सेक्स रैकेट का खुलासा किया गया था। इसी को लेकर के बड़ी खबर है। तत्कालीन सीओ समेत तमाम पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कानपुर से खबर है, जहां पर बीजेपी के पार्षद नवीन पंडित पर कब्जे के आरोप लगे हैं। महिला के मकान पर कब्जे का आरोप है। मकान का ताला तोड़ने का वीडियो अब वायरल हो रहा है। यह तस्वीर आप देखिए। अपने साथियों के साथ पार्षद नवीन पंडित यहां पर पहुंचे थे। आरोप है कि मकान पर कब्जा किया गया। मामले में उल्टा पीड़िता को ही पुलिस उठाकर ले गई। पीड़िता ने एसपी साउथ से अब न्याय की गुहार लगाई है। थाना गोविंद नगर इलाके के विद्यार्थी मार्केट का पूरा मामला है। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर पीड़िता ने क्या कुछ कहा, वो आप सुनिए। सुबह सुबह आए ना, और तो 25-30 लोग थे और सब लोग नवीन पंडित भी थे इसमें। और इसमें आए सब लोग पहले फायर किए और इसके बाद साबर चापड़ और वो सब लेके और गेट में फटाफट मारने लगे। और गेट को नहीं टूटा ऐसे, तो गेट को ऐसे काटा गया आरी से, और काट के सब लोग ऊपर आ गए और मारपीट करने लगे। वो हटो, निकलो बाहर, जाओ, निकलो बाहर निकलो। और हम लोगों ने 112 100 नंबर डायल किया। पुलिस आई तो तुम लोग ऊपर बैठ कर लाई जाए। देखिए मेरा कान का भी सब कुछ निकल गया है। मारपीट वो बड़े भाई साहब जिनके नाम बता रहे पार्षद है, वो कौन सी पार्टी है? ये भाजपा का है। भाजपा का। पुलिस आई तब तक लोग अंदर प्रवेश कर चुके थे, मारपीट कर चुके थे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। कासगंज से खबर है, जहां पर पेड़ पर लटकता हुआ एक युवक का शव मिला है। खेत पर शौच के लिए यह युवक गया था। वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने इसकी खोजबीन की। परिजनों ने हत्या की
करके शव को लटकाने की बात कही है। सिकंदरपुर वेश्य थाना इलाके के नरदोली गांव का पूरा मामला है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कासगंज के इलाके में खेत पर शौच करने गए युवक का शव पेड़ से लटकता हुआ पाया गया। परिजनों का कहना है कि हत्या करके शव को लटकाया गया है। परिजन इसे लगातार खोज रहे थे, वापस नहीं लौटा। आखिरकार जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची है। उधर गोरखपुर से खबर है, जहां पर कोविड टेस्ट को लेकर के अब विवाद खड़ा हो गया है। ब्यादी मेडिकल कॉलेज में यह विवाद हुआ। जूनियर डॉक्टर्स ने पैथोलॉजी कर्मचारी से मारपीट की है। ये बड़ी और अहम जानकारी के साथ तस्वीरें आप देखिए, गोरखपुर की तस्वीरें हैं। पैथोलॉजी कर्मचारियों ने काम का बहिष्कार कर दिया है। कार्य बहिष्कार कर धरने पर पैथोलॉजी कर्मचारी बैठ गए हैं, जिससे अब कोविड टेस्ट नहीं हो पाएंगे। पैथोलॉजी के कर्मचारियों के धरने पर बैठने से ये टेस्ट और जांचें प्रभावित होंगी। काम का बहिष्कार कर दिया पैथोलॉजी कर्मचारियों ने। दरअसल डॉक्टर्स और पैथोलॉजी कर्मचारियों के बीच में यह विवाद पैदा हुआ। उधर कानपुर में लव जिहाद के मामलों को लेकर विरोध देखने को मिला। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कुछ यहां पर प्रदर्शन किया है। जोही डिपो में भारी संख्या में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए, जिनकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। लोगों को लव जिहाद के प्रति जागरूक किया गया। पुलिस ने जुलूस निकाल रहे प्रदर्शनकारियों को रोका। उधर बहराइच में सवारियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर के पलट गई। इस हादसे में बस सवार 16 यात्री घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं 40 यात्रियों को लेकर के बस रूपीडीहा जा रही थी और खैरी घाट इलाके के बेहड़ा की घटना है, जहां पर यह बस पलटी है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो सवारियों से भरी हुई बस अनियंत्रित होकर के पलट गई। उधर गोंडा में एक युवक की हत्या कर शव को फेंकने का मामला सामने आया। शव रखकर गोंडा उतरौला मार्ग पर प्रदर्शन किया गया। परिजनों ने सड़क जाम करके प्रदर्शन किया है। वहीं हत्या की एफआईआर दर्ज कराने पर परिजन अड़े हुए हैं। काफी संख्या में लोग यहां पर पहुंच गए। पुलिस रिपोर्ट लिखने में आनाकानी कर रही है और सीओ मनकापुर समेत मौके पर कई थानों की फोर्स है। धानेपुर थाना इलाके के बाबागंज कस्बे का मामला है। लोग आक्रोशित हो उठे। पुलिस की कार्यशैली को लेकर के परिजनों ने और स्थानीय लोगों ने मिलकर रोड जाम कर दिया। हजारों की तादाद में यहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की गई। पुलिस के रवैये के प्रति गोंडा के लोगों में गहरा आक्रोश है। हत्या की एफआईआर पुलिस दर्ज नहीं कर रही है। शायद ये क्राइम को कंट्रोल करने का अलग तरीका हो सकता है, लेकिन स्थानीय लोग इससे खफा हैं। पुलिस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते हुए देखे जा सकते हैं। उधर बलरामपुर तहसील गेट पर सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। सपा कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। सपा युवजन सभा और छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में हुए लाठीचार्ज और किसानों की यूरिया की समस्या को लेकर विरोध जताया। व्यापारियों की समस्या को लेकर एसडीएम कार्यालय का घेराव किया गया। सपा युवजन सभा के जिला अध्यक्ष राकेश यादव ने कहा कि सरकार में किसानों, छात्रों, नौजवानों और व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है, उसे बंद किया जाए। उधर रायबरेली में पुलिस कस्टडी में एक दलित युवक की मौत को लेकर के बवाल मचा हुआ है। सुल्तानपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया और राज्यपाल को संबोधित करते हुए ज्ञापन दिया गया। जिला प्रशासन को ज्ञापन के जरिए पार्टी ने मांग की है कि पुलिस कस्टडी में दलित युवक की हत्या के मामले में रायबरेली के पुलिस अधीक्षक को निलंबित किया जाए। साथ ही मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सुल्तानपुर के स्थानीय सांसद मेनका गांधी के खिलाफ भी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया है। सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार आम जनता के खिलाफ काम कर रही है। दलित युवक के बाद पुलिस कस्टडी में उसकी हत्या को लेकर इलाके में आक्रोश है। लोग पुलिस की कार्यशैली पर भी लगातार सवाल उठा रहे हैं। उधर ग्रेटर नोएडा में किसानों को पुलिस ने रोका। मांगों को लेकर के पैदल यात्रा किसान निकाल रहे थे। अपनी मांगों पर पैदल मार्च करते हुए किसानों को रोका गया है। पदयात्रा में भारी संख्या में किसान मौजूद रहे हैं। 64% अतिरिक्त मुआवजे की मांग की जा रही है। लगभग 1 दर्जन गांव के किसान हजारों की संख्या में यहां पर जुटे। हालांकि पुलिस ने इन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। किसान इस वक्त आक्रोशित हैं।
लगातार मांग कर रहे हैं कि उनको मुआवजा दिया जाए, क्योंकि कुदरत ने लगातार उनकी फसलों को तबाह किया है और इसके बाद अब आज सरकार से हैं। ग्रेटर नोएडा के किसान राज्य सरकार से आक्रोशित हैं। इसी को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया, पैदल मार्च किया, लेकिन किसानों को बीच में रोक दिया गया। अपनी मांगों को लेकर लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है। उधर गाजियाबाद में ऑपरेशन फ्रॉड के तहत कार्रवाई की गई है। एक ठग गिरोह का सदस्य गिरफ्तार किया गया। अवैध रूप से लोगों को नौकरी दिलाने का झांसा देता था, नौकरी के नाम पर ठगी का धंधा करते थे और भारी मात्रा में कंप्यूटर डिस्क, 23 मोबाइल बरामद किए गए हैं। कागजात और अन्य सामग्री भी बरामद की गई है। दरअसल इंदिरापुरम पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की है। पुलिस अब इसे लेकर के जांच कर रही है। कंप्यूटर डिस्क, 23 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। किस तरह से ठगी की पूरी वारदात को अंजाम देते थे। उधर मुख्यमंत्री द्वारा की गई बैठक में जारी किए आदेश, तमाम आवश्यक दिशा निर्देश और निर्देशों के बाद सीतापुर प्रशासन की सक्रियता दिखाई दी है। सुबह ही डीएम अखिलेश तिवारी समेत डीएम और सभी एसडीएम ने तमाम कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया, साथ ही वहां के हालात का जायजा लिया। इस दौरान डीएम ने विकास भवन पहुंचकर वहां पर आने वाले फरियादियों से उनके आने का कारण पूछा, साथ ही उनकी शिकायतों की स्थिति भी जानी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरी तरह से पालन किया गया। इसके अलावा डीएम ने श्रम विभाग कार्यालय, पूर्ति विभाग कार्यालय एवं तमाम अन्य कार्यालयों का भी निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद अलीगढ़ के डीएम ने दीनदयाल अस्पताल का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के बाद अधिकारियों के साथ डीएम ने बैठक की। निरीक्षण और बैठक के वक्त स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी, एडीएम विद डीडीओ के नोडल मजिस्ट्रेट, सीएम 2 एसईएमओ एवं सीएमएस डीडीओ मौजूद रहे। डीएम ने बताया कि डीडीओ अस्पताल कोविड मरीजों के लिए L2 स्तर का हॉस्पिटल है और इस अस्पताल में मरीजों के लिए सभी बुनियादी उच्च स्तर की सुविधाएं हैं। यहां पर भर्ती मरीजों की मॉनिटरिंग सीसीटीवी के जरिए की जाती है। डीएम ने कहा कि L2 हॉस्पिटल डीडीओ में निरीक्षण के समय वहां पर भर्ती मरीज विकास से वीडियो कॉल के जरिए भी उन्होंने बात की। तो चलिए खबरों में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जरूर